Hello friends, my name is Ashish Atal and I am Extension Lecturer for Tourism Management in Pandit CLS Government College Karnal. Uh, our topic for today's discussion is issues and challenges in tourism marketing. अगर हम बात करें इश्यूज एंड चैलेंजेस इन टूरिज्म मार्केटिंग, तो ये जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं टूरिज्म मार्केटिंग में, दे मेनली इमर्ज फ्रॉम द नेचर ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट. And the nature of tourism product is such that it is mainly intangible in nature, meaning thereby that it does not have any physical existence. कहने का तात्पर्य यह है कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है मुख्यतः जो है अभौतिक है, इसका भौतिक रूप नहीं है. कारण क्या है इसके पीछे कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो कि एक कंपोजिट प्रोडक्ट है, मुख्य तौर पर सर्विसेज यानी सेवाओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हैं, गाइड सर्विसेज आदि. दूसरा है कि इसके अंदर मेनली डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि किसी अट्रैक्शन की सुंदरता, वहाँ का माहौल, वहाँ का मौसम इत्यादि. तो ये भी देखा जाए तो मुख्य तौर पर अभौतिक ही है. तो जो टूरिज्म प्रोडक्ट का भौतिक एस्पेक्ट है या जो इसका टेंजिबल एस्पेक्ट है वो बहुत लिमिटेड है, जिसके कारण कि टूरिज्म मार्केटिंग में चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं. इस लेक्चर में हम मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर फोकस करेंगे. एक तो हम बात करेंगे कि टूरिज्म सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. दूसरा वो इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण पैदा होते हैं. और तीसरी बात है कि इन चुनौतियों से, इन चैलेंजेस से किस प्रकार निपटा जाए, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है मार्केटिंग के अंदर. विषय चूंकि बहुत लंबा है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2. आज हम पार्ट 1 में डिस्कशन हमारा जो मेनली है पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पहली दो टूरिज्म उत्पाद की चुनौतियों पर रहेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी चुनौतियों पर हमारा ध्यान रहेगा. पहला इशू इंटेंजिबिलिटी का है. इंटेंजिबिलिटी देखा जाए तो अन्य टूरिज्म सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक का स्रोत है या कहीं ना कहीं उन पर असर छोड़ती है. या देखा जाए तो इंटेंजिबिलिटी ही वह मुख्य कारण है जिसके कारण पेरिशेबिलिटी या अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं टूरिज्म की वो पैदा होती हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं. इंटेंजिबिलिटी का क्या अर्थ है? इंटेंजिबिलिटी का अर्थ है कि सेवाओं के प्रयोग से पहले उन्हें महसूस करना, उन्हें सेंस करना मुमकिन नहीं है, और इन्हें हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम इनका प्रयोग करें या उपभोग करें. भौतिक पदार्थों के साथ ऐसा नहीं है. भौतिक पदार्थों को हम अपने सेंस ऑर्गन्स, हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उन्हें स्मेल कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे को एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट की नेचर क्या है, इस उत्पाद के क्या गुण हैं, और उस उत्पाद के बारे में हमारे को एक आइडिया मिल जाता है. तभी इसलिए विपणन में जो है कई चुनौतियां इसके कारण पैदा होती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का हम पहले से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. इनमें से जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो ये है कि सेवाओं की सैम्पलिंग या ट्रायल लेना संभव नहीं है. हम इनको खरीदने से पहले इनका सैंपल नहीं ले सकते या ट्रायल नहीं ले सकते. मान लीजिए मैं गेहूं खरीद रहा हूं, तो यह संभव है कि मैं गेहूं के कुछ दाने उठाकर उसकी क्वालिटी को चेक करके देख सकता हूँ, उसकी सैम्पलिंग कर सकता हूँ. इसी तरह अगर मैं कार लेने जाता हूँ तो मैं कार की जो है एक टेस्ट राइड ले सकता हूँ, यानी कि उसका ट्रायल ले सकता हूँ, ताकि मुझे प्रोडक्ट का आइडिया लग सके, उत्पाद का आइडिया लग सके, जो कि संभव नहीं है सर्विसेज के केस में, क्योंकि सर्विसेज को जब तक आप उपभोग नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कोई भी राय बनाना संभव नहीं है. प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, ये एक अन्य चुनौती है. प्रोडक्ट को आप भौतिक पदार्थों की तरह सेवाओं की बात कर रहा हूँ मैं,
सेवाओं को भौतिक पदार्थों की तरह आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप शेल्फ में नहीं रख सकते, लोगों को दिखा नहीं सकते, जिससे आप जो है अपने ग्राहकों को, अपने कंज्यूमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़ भी इससे जो जुड़ी हुई है वो ये है कि इसे पूर्ण रूप से कम्युनिकेट भी नहीं किया जा सकता। इसे आप आसानी से आम लोगों तक समझा नहीं सकते कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। और अगर इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखें तो एक प्रमुख चुनौती जो इससे पैदा होती है वो ये है कि कस्टमर अपनी एक्सपेक्टेशन बनाने के लिए लगभग फ्री रहता है। उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम शेप अप नहीं कर सकते, उसको रूप नहीं दे सकते। वह अपनी एक्सपेक्टेशन खुद बिल्ड करता है और एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच में एक बड़ा गैप पैदा हो सकता है इसके कारण, क्योंकि कस्टमर ने उत्पाद के बारे में कुछ आशाएं रखी थी और कुछ उसने अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाई थी, परंतु जब उसने वो सर्विसेज को परसीव किया, जब उनको अनुभव किया तो उसे वैसे नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पे लें, अगर हम कहते हैं कि कश्मीर इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया और कोई व्यक्ति स्विट्ज़रलैंड गया हुआ है तो उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज जो कश्मीर के बारे में बनेगी शायद वो बहुत डिफरेंट होगी जो कश्मीर में उसको एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो इसमें जो है एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन गैप पैदा हो सकता है। ये हमारा मतलब है इंटेंजिबिलिटी में पैदा होने वाली चुनौतियों के संदर्भ में। अभी तक हमने समझा कि इंटेंजिबिलिटी क्या है और इससे पैदा होने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है। अब हमारा फोकस इंटेंजिबिलिटी के प्रबंधन या उसके मैनेजमेंट पर होगा, या दूसरे शब्दों में कहे तो हम उन रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिससे हम इंटेंजिबिलिटी से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपट सकते हैं। एक बात तो पक्की है, चूंकि प्रोडक्ट इंटेंजिबल है तो कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। मार्केटिंग कम्युनिकेशन जैसे कि एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ से हमारा अभिप्राय है कि जो जिन व्यक्तियों ने सर्विसेज को अनुभव किया है या जो सर्विसेज के क्षेत्र में, उन सर्विसेज के क्षेत्र में एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी इसके बारे में क्या राय है, उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पहली मार्केटिंग टैक्टिक्स होगी वो है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग से हमारा अभिप्राय है कि चूंकि हम सभी व्यक्तियों को सैम्पलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको ट्रायल नहीं प्रोवाइड कर सकते सेवाओं का इंटेंजिबल नेचर के कारण, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, तो हम कुछ खास लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि आप सेवाओं को का प्रयोग करें, उनका अनुभव लें और उसके बारे में जो है अपनी राय अपने क्लाइंट्स तक या आम जनता तक पहुंचाएं। तो इसमें एक जो प्रमुख रूप से जिस चीज़ का प्रयोग टूरिज्म क्षेत्र में किया जाता है वो है फैमिलराइजेशन ट्रिप। फैमिलराइजेशन ट्रिप के अंदर हम जो है ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल राइटर्स, जर्नलिस्ट्स, इनको इनवाइट करते हैं कि वो सेवाओं का अनुभव लें और इसके बारे में अपनी राय प्रदान करें। किनको? अपने क्लाइंट्स को। ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर्स किनको अपनी राय प्रदान करेंगे? अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे अपनी राय। और दूसरा, जो ट्रैवल जर्नलिस्ट हैं वो मीडिया के द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाएंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, उसमें उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या चीज़ उन्हें पसंद आई। दूसरी मार्केटिंग टैक्टिक्स जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं वह है वेब पोर्टल या सोशल मीडिया। मार्केटियर्स वेब स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं जहां सर्विसेज यूज़र्स अपने अनुभव दूसरों से साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं। यानी कि उन वेब पोर्टल्स पे या उन जगहों पर, उन सोशल मीडिया के ऊपर जो है मार्केटियर्स ना सिर्फ लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां वो अपने विचार साझा कर सकें सर्विसेज के बारे में, बल्कि उसके अंदर जानबूझकर ऐसे एक्सपर्ट्स को डालता है जो उनको सही राय प्रदान कर सकें।
यह उत्पाद के बारे में एक आम राय बनाने में मदद करता है। इससे क्या है, एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों के दिमाग में आम राय बनती है कि किन एस्पेक्ट्स में जो है सर्विस प्रोडक्ट जो है अच्छा है या स्ट्रांग है, या कौन सा एस्पेक्ट इसका शायद उतना अच्छा नहीं है। तो एक लंबी अवधि में इससे सर्विसेज की ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। परंतु हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक दो धारी तलवार है। तो इसका प्रयोग तभी किया जाए जब आपको अपने सर्विसेज के ऊपर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो, उसकी क्वालिटी के ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पक्का हो, तब इन्हीं हालात के अंदर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है ओपिनियन लीडर। तो टूरिस्ट मार्केटियर्स की बात लोग माने ना माने, परंतु वह उन लोगों की राय को जरूर सुनते हैं जिन्हें वह इस क्षेत्र में एक्सपर्ट समझते हैं, ये अपना आइडियल मानते हैं। इन्हें मार्केटिंग की भाषा में ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है, क्योंकि ये इनसाइडर हैं, यानी उन्हीं लोगों के बीच में से हैं, उन कंज्यूमर्स, उन क्लाइंट्स के बीच के लोग हैं। तो मार्केटियर्स की तरह आउटसाइडर नहीं है, तो क्लाइंट इनकी राय को ज़्यादा प्रमुखता देता है। अगर मार्केटियर्स किसी भी प्रकार से इनको इन्फ्लुएंस कर पाए सर्विस क्वालिटी के बारे में, एक अच्छी राय क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं, और लोगों को समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट का अनुभव कैसा रहा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं वो है कि इन ओपिनियन लीडर्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिससे वो उनका अनुभव ले सके, जैसा कि हमने फैम के केस में कहा था। दूसरा है कि हम पब्लिक रिलेशन की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें, उनके प्रयोग से भी जो है हम इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओवरकमिंग द चैलेंजेस पोस्ड बाय इंटेंजिबिलिटी के तीसरे भाग में हमारा ध्यान प्रमुख रूप से इंटेंजिबिलिटी को कम करने पर होगा। एक जो अन्य रणनीति हमारी हो सकती है या मार्केटिंग मूव हो सकता है, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि इंटेंजिबिलिटी को कम करें। अब वो कम करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम टेंजिबल एस्पेक्ट को ऐड करें सर्विसेज के अंदर। अगर हम टेंजिबल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते तो हम उन एस्पेक्ट्स पर फोकस करें, उन पे एम्फसाइज करें जो कि टेंजिबल हैं। क्या सर्विसेज में बहुत सारी टेंजिबल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वहाँ का माहौल है, ठीक है, या उसमें जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सब टेंजिबल एस्पेक्ट हैं उसका, तो उन पर जो है हमारा फोकस रह सकता है। तो इन दोनों तरीकों से जो है हम इंटेंजिबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर हम टेंजिबल एस्पेक्ट को पर फोकस करेंगे तो हम इससे कस्टमर को सर्विस क्वालिटी के बारे में एक क्ल्यू, एक आइडिया देने में सक्षम हो पाएंगे। इसके तहत हम निम्नलिखित चीज़ों को कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया जो है आपके दो सेंसेस को साइमल्टेनियसली साथ साथ अफेक्ट करता है या उसको स्टिमुलेट करता है, उसको अनुभव प्रदान करता है। एक तो आपके दृश्य है और दूसरा श्रव्य है। तो इन दोनों ही आपके जो एस्पेक्ट हैं इन पर असर डालता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीडी में ब्रोशर्स बना सकते हैं, ई ब्रोशर्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स में ई ब्रोशर्स लोड कर सकते हैं, जिनमें कस्टमर जो है ये देख सकता है और सुन सकता है कि सर्विसेज किस प्रकार प्रदान की जा रही हैं, या एक डेस्टिनेशन जिसे वो विज़िट करना चाहता है उसका अनुभव किस प्रकार का हो सकता है। अगर वो आगरा जाना चाहता है तो आगरा में जो प्रमुख अट्रैक्शंस हैं वो किस प्रकार कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में उसको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। अगर वो किसी होटल की में बुकिंग करा रहा है तो वो आइडिया ले सकता है कि होटल का माहौल कैसा है, वहाँ पर किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, किस क्वालिटी की सर्विसेज हैं,
ये सारी चीज़ें आप जो है ई ब्रोशर से समझा सकते हैं या सीडी में अपने ब्रोशर को डाल के कस्टमर्स को फ्री में प्रदान कर सकते हैं। इससे जो है कस्टमर को एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि सर्विसेज किस प्रकार की हैं। तो ये जो एडिंग टेंजिबिलिटी का जो है पहला पार्ट है। जैसा कि हम कह रहे थे कि टेंजिबिलिटी को हम जो है ऐड कर सकते हैं, इनटेंजिबिलिटी को इसके द्वारा हम कम कर सकते हैं बाय एडिंग टेंजिबल एस्पेक्ट टू द सर्विसेज। तो इसके तहत एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि हम टेंजिबल्स का इस्तेमाल करें। जो पहला टेंजिबल एस्पेक्ट है जो हम सर्विसेज में ऐड करते हैं, इनको हम कहते हैं एसेंशियल एविडेंसेस। और इनके अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो हैं जैसे सर्टिफिकेशंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, टिकट्स हैं, वाउचर्स हैं, ब्रोशर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले कोई एक होटल है जो अपने आप को इको होटल डिक्लेयर करना चाहता है, तो वो इकोटेल से सर्टिफिकेशन ले सकता है। तो कस्टमर को ये पक्का हो जाएगा कि ये होटल जो है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होटल है। इसी तरह हम बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट से बता सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आपको गारंटी की जा रही हैं और किन टर्म्स में गारंटी की जा रही हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकट्स हैं या होटल वाउचर्स हैं। ब्रोशर से भी बहुत कुछ कस्टमर को जानने को मिलता है, उसमें लिखित बातों से भी कस्टमर को सर्विसेज के बारे में पता लगता है। जैसे ब्रोशर में दी गई आइटनरी से कस्टमर को पता लगता है कि उसका टूर प्रोग्राम किस प्रकार का रहने वाला है। तो ये एक एसेंशियल एविडेंस का पार्ट है। दूसरा है बिल्डिंग एम्बियंस, यानी कि जो माहौल है जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ का माहौल जो है कस्टमर को बहुत कुछ बताता है कि सर्विसेज कैसे होने वाली है। ठीक है, जैसे कि एक ट्रैवल एजेंसी का जो खुद का अंदर का ऑफिस का माहौल है वो कस्टमर को एक आइडिया देता है जब वहाँ विज़िट करता है वो, कि जो है इसकी सर्विस क्वालिटी क्या होगी या इसकी सर्विस का नेचर क्या होगा। अब ये एम्बियंस के तहत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ का गेटअप क्या है, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, इंटीरियर किस तरह का इंटीरियर डेकोरेशन का प्रयोग किया गया है, ऑफिस का लेआउट क्या है, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है। इससे कस्टमर आइडिया लगाने की कोशिश करता है कि नेचर और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इसकी कैसे होने वाली है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम हाईलाइट करें टेंजिबल्स को। सर्विसेज में कुछ सर्विसेज तो ऐसे जिसमें टेंजिबल एस्पेक्ट लगभग नेग्लिजिबल है। जैसे हम गाइडिंग सर्विसेज की बात करें तो गाइडिंग सर्विसेज में टेंजिबल एस्पेक्ट नेग्लिजिबल है, परंतु गाइडिंग और एस्कॉर्टिंग सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सर्विसेज जैसे कि रेस्टोरेंट की सर्विस है या होटल की सर्विस है या एयरलाइंस की सर्विसेज है, इसमें बहुत सारे टेंजिबल एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर हम उन पर फोकस करें तो कस्टमर जो है क्वालिटी को जज करने की कोशिश करेगा बाय टेंजिबल एस्पेक्ट। तो उसके केस में एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन गैप जो है वो कम हो सकता है। जैसे कि हम एक एयरलाइंस की बात करें तो उसका जो है इंटीरियर डेकोर, ठीक है, फूड और सिटिंग फैसिलिटी, वहाँ पर एंटरटेनमेंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है, अगर हम इनके ऊपर फोकस करें तो कस्टमर जो है क्वालिटी को इनसे ज़्यादा जज करने की कोशिश करेगा बजाय कि जो वहाँ पर एयर होस्टेस की सर्विसेज हैं। तो जो हमारा परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन गैप है वो कम हो जाए। जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वह पेरिशेबिलिटी और फिक्स्ड कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। पेरिशेबिलिटी से हमारा तात्पर्य है कि सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, वो क्षणिक है या वो एक ही क्षण में पैदा होती है और उसी समय उपभोग कर ली जाती है। तो आप सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। इससे जो चैलेंज पैदा होता है वह यह है कि सर्विसेज को फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए आप स्टोर नहीं करके रख सकते। ऐसा नहीं है कि आज डिमांड कम थी तो कोई बात नहीं, हमने सर्विसेज को स्टोर कर लिया और कल जब डिमांड होगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। आज जो सर्विसेज अनयूटिलाइज्ड रही वो
जो है ख़त्म हो गई, उनमें जो हमारे को रेवेन्यू लॉस होना था वो हो गया। जो दूसरा इशू है वो है फिक्स्ड कैपेसिटी का। सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग की अपेक्षा कैपेसिटी फिक्स होती है। अ होटल हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रूम्स, अ गाइड कैन हैंडल ओनली 10 to 15 people at the maximum at a time. Similarly, other services are also having fixed capacity. The reason behind this is that the services are provided by the humans, and humans have very limited capacity in comparison to machines which manufacture the products. ये भी डिमांड और सप्लाई के लिए चैलेंज पैदा करते हैं। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो डिमांड के हिसाब से सर्विसेज की आउटपुट को बहुत ज़्यादा घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये पहला चैलेंज है कि डिमांड अगर आपकी कम या ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से आप सर्विसेज की जो आउटपुट है, जो उसकी सप्लाई है, उसको बहुत ज़्यादा घटा या बढ़ा नहीं सकते। और घटाना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है कई सर्विसेज के केसेस में। जैसे कि होटल के सर्विसेज के केसेस में वो अपने होटल रूम्स को घटा नहीं सकता। अगर डिमांड बहुत कम है तो सर्विसेज की जो कैपेसिटी है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है, और इन दोनों ही केसेस में रेवेन्यू लॉस होता है कंपनी को या सर्विस प्रोवाइडर को। अगर जो डिमांड ज़्यादा थी, आपके पास सप्लाई कम रही, तो उस केस में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फेस करना पड़ता है। आप जो रेवेन्यू अर्न कर सकते थे वो आपने लूज़ कर दिया क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाए। दूसरी तरफ अगर आप की डिमांड कम थी और आप अपनी सप्लाई को उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए, आउटपुट को कम नहीं कर पाए, तो भी आपको रेवेन्यू लॉस हो रहा है क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है और उसमें जो आपको कॉस्ट इनकर हो रही है, जो कॉस्ट आ रही है, वो तो बनी हुई है। तो इस तरीके से जो है सर्विसेज पैरिश कर जा रही है, आपको जो है रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। आने वाली स्लाइड्स में जो हमारा फोकस रहेगा वो ये है कि जो चैलेंजेस पैरिशेबिलिटी या सर्विसेज में फिक्स्ड कैपेसिटी से पैदा होते हैं उनको कैसे फेस किया जाए, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। हालांकि इनसे पूरी तरह से निजात पाना संभव नहीं है, पर इसे काफ़ी हद तक इससे जो पैदा होने वाले चैलेंजेस हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, उनसे पैदा होने वाली समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें समझना होगा कि दो सिचुएशन हो सकती हैं एक कंपनी के सामने, एक सर्विस प्रोवाइडर के सामने। पहली ये है कि डिमांड एक्सीड्स कैपेसिटी, और यानी कि जो मांग है वो आपकी सर्विस आउटपुट से कहीं ज़्यादा है, आपकी मैक्सिमम सर्विस आउटपुट से ज़्यादा है। दूसरी है कि फैसिलिटीज़ डू नॉट हैव इनफ विजिटर्स, यानी कि जो आपके पास सर्विसेज उपलब्ध हैं उसके लिए जो आपके ग्राहक हैं, आपके जो विजिटर्स हैं, आपके जो गेस्ट हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी सर्विसेज अंडर यूटिलाइज्ड जा रही हैं। इनके लिए जो हमारे पास टैक्टिक्स अवेलेबल है, मार्केटिंग टैक्टिक्स अवेलेबल हैं, जो अरेंजमेंट अवेलेबल हैं, उनमें पहला है मेकिंग टेम्परेरी अरेंजमेंट, यानी कि अस्थायी इंतजाम करना। ये कब हम इसका प्रयोग करते हैं? जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सर्विस कैपेसिटी हमारी जो है अपनी मैक्सिमम में चल रही हो, उससे ज़्यादा उसको बढ़ाना संभव ना हो, तो हम टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लें कि हम किसी जगह पर कोई फेस्टिवल हो रहा है या मेला हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, तो वहाँ पर आपके पास रूम्स कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी हैं, ज़्यादा रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ रूम्स को मीट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग टेंटेड अकोमोडेशन, या फिर आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को, कि वो जो है पेइंग गेस्ट फैसिलिटी ऑफर करें टू द गेस्ट, और इस प्रकार से आप जो है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि लीन सीज़न के अंदर आपकी ओवर कैपेसिटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी अवेलेबल है, आपके पास बहुत ज़्यादा आउटपुट है और वो अंडर यूटिलाइज जा रही है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो इसके केस में आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन को अपना सकते हैं।
आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, या फिर नई मार्केट्स को खोज सकते हैं जो कि आपकी लिए नए मांग को पैदा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिल स्टेशन है जो कि एक बेसिकली स्कीइंग रिज़ॉर्ट है। वो जो है सर्दियों के अंदर तो स्कीइंग रिज़ॉर्ट है ही है, गर्मियों में वहाँ पर डिमांड कम हो जाती है, तो इट कैन प्रमोट इटसेल्फ एज अ डेस्टिनेशन फॉर हनीमूनर्स। सिमिलरली आप जैसे गोवा का एग्जांपल ले लें, तो गोवा जो है लीन सीज़न के अंदर यानी समर के अंदर वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो उसके अंदर आप जो है डोमेस्टिक बजट टूरिस्ट यानी एक नई मार्केट जो है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर जो है आप एजुकेशनल टूर्स को प्रमोट कर सकते हो फॉर स्टूडेंट्स। तो इससे जो है आपकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ओवरकमिंग द चैलेंजेस पोस्ट बाय पेरिशेबिलिटी एंड फिक्स कैपेसिटी के दूसरे हिस्से में हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा कि डेस्टिनेशंस की सप्लाई बोटलनेक को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है बट डेस्टिनेशंस की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, वहाँ पे जो सर्विसेज की सप्लाई है वो फिक्स्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इसी पे हम प्रमुख रूप से हमारा फोकस रहेगा इस स्लाइड के अंदर। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है कि हम सैटेलाइट डेस्टिनेशंस का प्रयोग करें। सैटेलाइट डेस्टिनेशन मतलब एक प्रमुख डेस्टिनेशन है और उसके आसपास छोटे छोटे और कई डेस्टिनेशंस हैं। तो हम जितनी सर्विस कैपेसिटी है जैसे कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज है, वो सारी की सारी प्रमुख डेस्टिनेशन में ना बिल्ड करें, आसपास की डेस्टिनेशंस में भी इनको बिल्ड करना जरूरी है ताकि टूरिस्ट की संख्या को डिस्पर्स किया जा सके, उनको फैलाया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप आगरा का केस लें तो सारी टूरिस्ट फैसिलिटी आगरा में ही विकसित करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिकंदरा के अंदर भी कुछ होटल्स बिल्ड कर सकते हैं, कुछ फतेहपुर सीकरी के अंदर भी होटल बिल्ड कर सकते हैं या सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे टूरिस्ट की संख्या जो है डिस्पर्स हो जाएगी। इसी दूसरा पॉइंट भी इसी से संबंधित है, इससे मिलती जुलती स्ट्रेटजी है। उसमें हम डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने की बजाय डेस्टिनेशन सर्किट्स को प्रमोट करने पर ध्यान देते हैं। अब इससे क्या होता है, जब टूरिस्ट जो है एक साथ बहुत सारे जुड़े हुए डेस्टिनेशंस को कवर करता है तो उसकी लेंथ ऑफ स्टे जो है एक डेस्टिनेशन पे कंपैरेटिवली कम हो जाती है, वो लगातार मूव में रहता है, तो इसलिए एक डेस्टिनेशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो जाता। तो इट इज़ अ वे ऑफ शॉर्टनिंग अ टूरिस्ट स्टे इन अ डेस्टिनेशन। एक जो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज में हाई डिमांड के केस में वो ये है कि अगर आप डिमांड को डिस्पर्स नहीं कर सकते हो तो आप क्यूइंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। टूरिस्ट को आप कह सकते हैं कि आप वेट करें। जैसे जिन डेस्टिनेशंस में सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी को फिक्स किया हुआ है वहाँ पर आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है और अपने आप को जो है क्यू करना पड़ता है। जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर है, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा जो है टूरिस्ट इज़ आस्क्ड टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर द सर्विसेज इज़ डिलीवर्ड टू हिम। वो जो है उसको टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इस समय जो है रेस्टोरेंट में चेक इन कर सकते हैं और सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें समय तो फिक्स ही है, इसके अंदर जो है आप उतने ही समय में उतने ही लोगों को डील कर पाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, आप कियोस्क को कम कर पाएंगे इसके द्वारा। जो कियोस्क क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड से, उसको आप काफ़ी हद तक रेगुलेट कर पाएंगे। एक तरीका जो होटल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या एयरलाइंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स भी करते हैं, वो है टाई अप विद अदर सप्लायर्स। आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम यूज़ हो चुकी है बट स्टिल देयर इज़ डिमांड, तो आप क्या करते हो, आप टाई अप कर लेते हो अपने जैसे मिलते जुलते होटल से जिनकी सिमिलर सर्विस क्वालिटी है, जो आपसे काफ़ी उनकी नेचर ऑफ सर्विसेज मिलती जुलती हैं, तो उनके साथ टाई अप कर लेते हो। जिनकी शायद उतनी डिमांड ना, उनकी सर्विसेज उतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही हो, ठीक है, और बदले में उनसे आप जो है एक बिज़नेस कांटेक्ट कर लेते हो कि भाई मैं आपको कस्टमर प्रोवाइड करूँगा
बदले में मुझे इतना कमीशन प्रोवाइड किया जाए या मुझे इतना कमीशन दिया जाए, ठीक है। तो ये आपके दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो होटल्स अक्सर इस तरह के टाई अप्स में एंटर करते हैं, एयरलाइंस भी इसका इस्तेमाल करती हैं हब एंड स्पोक सिस्टम के तहत। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अपनी सर्विस कैपेसिटी को या सर्विस आउटपुट को मैनेज करने के और भी अन्य तरीके हो सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एडिशनल पार्ट टाइम मैन पावर को एम्प्लॉय करना। सर्विस इंडस्ट्री में इसका चलन काफ़ी ज़्यादा है। जब डिमांड बहुत हाई हो तब आप जो है एडिशनल मैन पावर को एम्प्लॉय करके अपनी सर्विस कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई इवेंट हो रहा है, उसके लिए बैंक्वेटिंग के लिए आपको एडिशनल एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को का अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी सर्विस कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक और तरीका जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन होता है होटल सेक्टर में भी, ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन के अंदर भी, वो है क्रॉस ट्रेनिंग द मैन पावर। इसमें हम ट्रेनिंग के द्वारा एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल स्किल्स देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने की कार्य क्षमता प्रदान करते हैं, और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम उनकी जॉब रोटेशन करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैवल एजेंसीज ऑफ सीज़न में अपने एम्प्लॉयज़ को रेकी पर भेजता है, या फिर सप्लायर्स के साथ निगोशिएशन में एम्प्लॉय करता है टूर पैकेजेस बनाने के लिए, या मार्केटिंग के काम में एम्प्लॉय करके रखता है। और जब सीज़न स्टार्ट होता है तो उनको टूर एस्कॉर्टिंग के लिए या ट्रांसफ़र्स के लिए ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है, बेसिकली जॉब रोटेशन का एक तरीका है जिससे जो है आप अपनी कैपेसिटी का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय क्रॉस ट्रेनिंग योर एम्प्लॉयज़, बाय गिविंग देम मल्टीपल स्किल्स to work in different departments depending upon the demand. एडजस्टेबल फैसिलिटीज़ से हमारा मतलब है कि वो फैसिलिटीज़ जिनको हम समय के साथ चेंज कर सकते हैं, डिमांड के साथ चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव तो पॉसिबल नहीं है, बट कई केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि होटल्स जो है लीन सीज़न के दौरान जो है अपना स्पेस जो है रेंट कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। आपके पास मान लीजिए मीटिंग और एग्जीबिशन के लिए काफ़ी स्पेस है आपके होटल के अंदर, बट लीन सीज़न के अंदर आपके पास ऐसी कोई डिमांड नहीं आ रही है आपके डेस्टिनेशन पे, तो आप जो है उस स्पेस को रेंट कर सकते हो। आप कहीं सेल्स एग्जीबिशन लगी हुई है, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, उसको स्पेस की आवश्यकता है, तो उसको वो स्पेस आप रेंट कर सकते हो, उनको दे सकते हो। इसी तरीके से लीन सीज़न के अंदर होटल जो है अपने जिम को लोकल लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं, या अपने स्विमिंग पूल को स्विमिंग कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं जिससे लोकल लोग उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपनी ओवर कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अभी तक हमने कैपेसिटी मैनेजमेंट से संबंधित टैक्टिक्स का जिक्र किया, पर अब हम अपना फोकस डिमांड पर रखेंगे कि डिमांड को कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। डिमांड जब कम हो तो प्राइसेस को लो करके हम ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने ओवरऑल रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। लोअर सेगमेंट के टूरिस्ट इनसे अट्रैक्ट होंगे जो अदरवाइज़ हाई प्राइसेस के कारण उस डेस्टिनेशन पे विज़िट नहीं करते या उन सर्विसेज को यूज़ नहीं करते हैं। जबकि हाई डिमांड के दौरान हम स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अपनाकर जो है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस प्रकार हम ओवरऑल प्रॉफिट्स या अपनी जो यील्ड है, तो यील्ड को जो है हम अपना इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक जो है वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। सेल्स प्रमोशन का प्रयोग करके हम शॉर्ट टर्म में डिमांड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, पर इसका प्रयोग टूरिज़्म में हम काफ़ी प्रमुखता से करते हैं। जैसे कि हम स्पेशल टाई अप्स कर लें, एयरलाइंस और डेस्टिनेशन के बीच में टाई अप हो जाए और वो एक स्पेशल प्रमोशनल पैकेज लेके आ जाए, ठीक है, जिससे कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा डिस्काउंट्स हैं, फ्री सप्लीमेंट्री टूर्स हैं,
रिबेट्स हैं, इनके द्वारा भी हम जो है शॉर्ट टर्म में टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, टूरिस्ट फुटफॉल को इंक्रीज कर सकते हैं, सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना ये भी एक तरीका हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत छोटे समय के लिए ही, पर बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई डेस्टिनेशन कार्निवल ऑर्गेनाइज कर सकता है, या कोई होटल भी जो है इवेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकता है। डेस्टिनेशन में फेयर्स हो सकते हैं, शॉपिंग फेस्टिवल हो सकता है, फूड फेस्टिवल हो सकता है। तो इसके द्वारा भी जो है हम टूरिस्ट फुटफॉल को डेस्टिनेशन में इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा होटल सेक्टर को भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी मिलेगा, सभी को मिलने वाला है। लास्ट जो इसके अंदर है वो है ऑफर वैरिड प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट मिक्स को जितना ब्रॉड कर सकते हैं हम उतना ब्रॉड करें, और इससे क्या होगा, एक तो आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी, दूसरा आपके पास लीन सीज़न के अंदर भी जो है कुछ ना कुछ डिमांड बनी रहेगी। जैसे कि इंडियन जो मेनली कल्चरल डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता था 80s और 90s में, उसने अपने आप को सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई किया है, और बहुत सारे निश प्रोडक्ट्स जो है इंडिया ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि मेडिकल टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, और माइस टूरिज़्म है, और इसके द्वारा जो है उसने अपने लिए राउंड द ईयर जो है डिमांड क्रिएट करनी शुरू कर दी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. We will continue our discussion in the second part of the video. Thank you.